Hello everyone, welcome to my channel. My name is Amandeep. I am a maths and aptitude trainer. In this video I am going to discuss next important topic of aptitude which is based on ratio, proportion and partnership. So ratio proportion एक टॉपिक होता है और एक वेरिएशन होता है. हम ट्राई करेंगे 2 या 3 पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करने की. So what exactly ratio is वो समझेंगे and the topic will be relevant for all the students who are preparing for exams like CAT, ZAT, GRE, GMAT and so on. Right? So let's start करते हैं exactly what exactly ratio is. Ratio होता क्या है वो समझते हैं. प्रपोर्शन के क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली रेशियो इज. देखिए अगर हम बात करें सिंपल फर्स्ट वर्ड रेशियो की, तो रेशियो का मतलब क्या होता है. रेशियो की अगर बात करते हैं तो रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है कंपैरिजन. तो रेशियो इज अ टूल टू कंपेयर थिंग्स. तो कंपैरिजन करने का तरीका होता है, कंपैरिजन करने का एक टूल होता है. तो रेशियो मतलब क्या, एक्चुअली कंपैरिजन. कंपैरिजन का तरीका क्या होता है वो समझते हैं. तरीका ऐसा होता है कि अगर मान लेते हैं अगर 2 लोग हैं ए और बी, अगर आप 2 लोगों की एज कंपेयर कर रहे हो या इन दोनों की सैलरी कंपेयर कर रहे हो या इन दोनों की हाइट कंपेयर कर रहे हो, तब तक तो समझ में आता है. या आप नंबर्स कंपेयर कर रहे हो, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास, तब तक तो समझ में आता है कि दैट यू कैन डू. बट यू कैन नॉट कंपेयर अ क्वांटिटी जिसको आपने किसी और यूनिट में नापा है और अ क्वांटिटी जिसको आपने किसी और यूनिट में नापा है. मतलब यू कैन नॉट कंपेयर हाइट ऑफ अ पर्सन एंड सैलरी ऑफ द अदर पर्सन, वो कोई रेलेवेंस नहीं है. तो यू ऑलवेज कंपेयर क्वांटिटीज जिनका यूनिट सेम होता है. तो अगर मान लेते हैं 2 लोग हैं और 2 लोगों की सैलरी की बात करते हैं. ए कमाता है 12,000 रुपये और बी का जो सैलरी है मान लेते हैं वो दिया हुआ है 18,000 रुपये. सो देयर आर 2 पर्सन जिनका सैलरी 12,000 18,000 रुपये रिस्पेक्टिवली हमको बोला हुआ है. बोला है कि अगर इसको रेशियो की बात करेंगे तो क्या होता है. तो रेशियो का मतलब होता है सिंप्लीफाइड टर्म्स, हाउ मेनी पार्ट्स विथ ए करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी पार्ट्स विथ बी. तो अगर मैं ए और बी की यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कॉमन फैक्टर है वो कट कर दीजिए. तो दिख रहा है कॉमन फैक्टर यहाँ पे 6,000 है. अगर मैं यहाँ पे इनको 6,000 से कैंसिल करता हूँ, व्हाट आई गेट. अगर मैं 6,000 से कट करूँगा मुझे मिलेगा 2 और अगर मैं 6,000 से कट करूँगा तो मुझे मिलेगा 3. दैट्स वाई आई कैन से द रेशियो बिटवीन द सैलरी इज 2:3. राइट. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फॉर एवरी 2 पार्ट्स. सो फॉर एवरी 2 पार्ट्स विथ ए, अगर ए के पास 2 पार्ट हैं, फॉर एवरी 2 पार्ट्स विथ ए बी हैज़ हाउ मेनी पार्ट्स. सो बी हैज़ 3 पार्ट्स. कहने का मतलब ये है हमने इसको सिंप्लीफाइड रेशियो के टर्म में कन्वर्ट कर दिया. सो अगर ए के पास 2 पार्ट होंगे तो बी के पास 3 पार्ट होंगे. और वो पार्ट कितना है, वो फिलहाल एक पार्ट की वैल्यू 6,000 रुपये. तो अगर ए के पास 6,000 के 2 पार्ट हैं तो बी के पास 6,000 के 3 पार्ट हैं. कहने का मतलब ये है. राइट. तो रेशियो का मतलब होता है सिंप्लीफाइड टर्म्स में आपने इनको ऐसा बता दिया है. राइट. तो कंपैरिजन करने का तरीका होता है कि फॉर एवरी 2 पार्ट्स विद ए बी हैज़ 3 पार्ट्स. आई होप इतना क्लियर है. ठीक है. अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि जब भी हम कंपेयर करेंगे ए और बी और रेशियो की कोई वैल्यू निकालेंगे, तो एग्जांपल रेशियो अगर आया है, ठीक है, लेट्स से सपोज वो A:B आया है, तो ये जो नंबर्स होते हैं हमेशा ये कैसे होते हैं, ये हमेशा इंटीजर होने चाहिए. अगर इंटीजर्स नहीं हैं तो आप उनको कन्वर्ट कर लीजिए, है ना. क्योंकि अगर फ्रैक्शन लेकर आओगे तो भी एक्चुअली रेशियो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन आप उसको सिंप्लीफाइड टर्म में बताने के लिए पार्ट्स बताते हो और पार्ट्स हमेशा इंटीजर होते हैं. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट. आप ये ट्राई करते हो कि इंटीग्रल वैल्यू बताएं. हालांकि हाफ पार्ट भी हो सकता है, 1/3 पार्ट भी हो सकता है, बट एक्चुअली जब हम रेशियो की बात करते हैं हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि उसको हम इंटीजर नंबर में रिप्रेजेंट करें. ठीक है. तो याद रखना कि कोई भी अगर चीज़ें कंपेयर करनी है, कोई ऐसी क्वांटिटी कंपेयर करनी जिसको आपने सेम यूनिट में नापा है, तो आप रेशियो निकाल सकते हैं. ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं. सपोज अगर मान लेते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, सपोज अगर ऐसा लिखा हुआ है कि A:B, लेट मी चेंज द कलर. सपोज मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है कि A:B जो है कोई नंबर दिया हुआ है कि A:B इज एक्चुअली लेट्स से 2:3. अगर A:B का वैल्यू 2:3 है तो जो A है, जो फर्स्ट नंबर है, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट. दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. एंड जो B होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. ठीक है. हालांकि इतने आपको टेक्निकल वर्ड्स की जरूरत पड़ने नहीं वाली है, बट एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ये 2 नंबर्स को बोला जाता है.
ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर हम ये बात करते हैं कि अगर A इज़ टू B, अगर A इज़ टू B 2:3 है, इसका ये मीनिंग नहीं है कि A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 3 है। दिस मे और मे नॉट बी ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं है, बिकॉज ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने ये बताया है कि अगर A के पास 2 है तो B के पास 3 है, राइट आपने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया है। तो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसका? एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि अगर A इज़ टू B अगर 2:3 है तो आई कैन ऑलवेज से कि A के पास 2 पार्ट हैं, B के पास 3 पार्ट है। वो पार्ट कितना है पता नहीं, तो दैट्स वाई मान लेते हैं ईच पार्ट इज x। सो A इज 2x एंड B इज हाउ मच? B विल बी 3x। तो x लगाना पड़ता है, यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर लगाना पड़ता है जब रेशो हटता है ना। इसका सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला हुआ है कि एक फादर हैं और उनका एक सन है, तो फादर और सन की जो एज है, फादर और सन की जो एज है उसका रेशो अगर आपको दिया हुआ है लेट्स से 3:1, इसका ये मीनिंग थोड़ी है कि पापा 3 साल के हैं और बेटा 1 साल का है, ये मीनिंग तो नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि फादर की एज अगर 3x होगी तो बेटे की एज x होगी। तो रेशो हटता है तो आप x लगा देते हैं, याद रखिएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि रेशो हटा x लगा, ठीक है, क्योंकि वो x क्या है? कॉमन पार्ट है जो आपने कैंसिल करके रेशो लिखा था। तो अगर कैंसिल करके रेशो लिखा था तो रेशो से वापस अगर आप ये एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आई विल नॉट से कि A इज 2 एंड B इज 3। A हैज 2 पार्ट्स, वो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी? x, और B के पास कितने होंगे? 3x। सो B हैज 3x पार्ट एंड A हैज 2x। वैल्यू की बात करते हैं तो वो x कितना है फिलहाल यहाँ पे 6000 है, ठीक है। आई होप आपको इतना मालूम पड़ रहा है कि रेशो का मतलब होता है सिंपल कंपैरिजन का तरीका। जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करके आप बोल दीजिए कि वैल्यू कितनी आ रही है। हमेशा इंटीजर के लिए ट्राई किया जाएगा, अगर डेसिमल भी आएगा तो हम ट्राई करेंगे कन्वर्ट कर दें उसको, ठीक है। और फर्स्ट रेशो जो नंबर होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। रेशो हटता है तो एक्स लगता है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं कुछ इसमें एग्जैक्टली और क्या चीज़ें हैं। सपोज मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है कि A इज़ टू B, A इज़ टू B की बात करते हैं। अगर A इज़ टू B आपको दिया हुआ है, लेट्स से सपोज वी हैव 0.5 इज़ टू, ओके, लेट्स से A इज़ टू B आपको दिया हुआ है। A इज़ टू B इज लेट्स से 0.5 इज़ टू 0.75 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आई विल ट्राई टू कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। कभी भी रेशो ऐसा नहीं होता है। तो A इज़ टू B अगर डेसिमल में आ जाएगा तो मैं ये ट्राई करूँगा कि 0.5 को लिख सकता हूँ 5/10, और मैं 0.75 को क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 75/100, राइट। जो सिंप्लीफाई फर्दर हो जाएगा तो ये हो गया 75/100। तो आई कैन स्ट्रेट अवे से रेशो हो गया 1/2 इज़ टू 3/4। और इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसका LCM से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ व्हाट इज द LCM ऑफ 2 and 4? इट इज 4। सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 4, अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो 4 × 1/2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 3/4, जिससे रेशो सिंप्लीफाई हो जाएगा 2:3। तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि जो A/B का रेशो था वो 2:3 का था। तो A/B 0.5:75 बोला जाए या A/B 2:3 बोला जाए, बोथ आर दी सेम थिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि अगर फ्रैक्शंस आ जाएंगे तो आप फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है इसके LCM से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से रेशो को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है इतना एग्जैक्टली क्या करना है ना। तो रेशो का मतलब क्या हुआ, आई गेस ये क्लियर है। आगे बात करते हैं, आगे इसमें समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कि अगर A इज़ टू B एक रेशो है, रूल्स के बारे में बात करेंगे अभी, तो रूल्स कौन से होते हैं वो भी समझते हैं। तो अगर A इज़ टू B एक रेशो है तो एक याद रखना, अगर मैं बात करता हूं कि मुझे इसका डुप्लीकेट रेशो निकालना है, तो डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? सो डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है A² इज़ टू B², ठीक है। तो अगर A इज़ टू B एक रेशो था तो उसका डुप्लीकेट रेशो कौन कहलाएगा? A² B²। अगर मैं बात करता हूं कि मुझे A इज़ टू B का सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है, तो सब डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं? अंडर रूट लगा देते हैं। तो अंडर रूट ऑफ A इज़ टू अंडर रूट ऑफ B अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट हो जाएगा। वैसे ही होता है बच्चों ट्रिप्लीकेट रेशो। तो ट्रिप्लीकेट का मतलब समझ में आ गया होगा।
तो ट्रिप्लिकेट रेशो का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लिकेट रेशो का मतलब हो गया क्यूब। तो ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है, मतलब अगर A:B, अगर डुप्लीकेट रेशो, सॉरी, अगर रेशो है तो ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होगा? A⁴:B⁴। एंड सिमिलरली आई कैन से, अगर मुझे सब ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है तो सब ट्रिप्लिकेट क्या होगा? सब ट्रिप्लिकेट रेशो होगा क्यूब रूट। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि क्यूब रूट ऑफ A is to cube root of B, this implies what? This implies triplicate, सब ट्रिप्लिकेट रेशो क्यूब रूट के अंदर। क्यूब इज ट्रिप्लिकेट, क्यूब रूट इज सब ट्रिप्लिकेट, डुप्लीकेट इज स्क्वायर, सब डुप्लीकेट इज स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स आगे जरूरत पड़ सकती है, याद रखना है। तो एंटीसीडेंट मतलब पहले वाला, कॉन्सिक्वेंट मतलब बाद वाला, डुप्लीकेट मतलब A² B², ट्रिप्लिकेट मतलब A³ B³, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट एंड सब ट्रिप्लिकेट मतलब क्यूब रूट। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, नेक्स्ट रूल के ऊपर आते हैं और फिर क्वेश्चन करना धीरे धीरे शुरू करेंगे। सो फर्स्ट रूल इज कि अगर मान लेते हैं कि A/B, लेट मी चेंज द कलर, इसको चेंज कर लेते हैं, आई थिंक दिस विल बी बेटर। सो फर्स्ट रूल इज मान लेते हैं कि अगर A/B एक रेशो है तो A/B जो होता है वो KA और KB के बराबर ही होता है। यानी अगर आपने ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से रेशो की वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता है ना? ये तो कुछ बताने की जरूरत नहीं मुझे। सेकेंड की बात करते हैं, अगर A/B एक रेशो है तो अगर आपने कुछ डिवीजन कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे डिवीजन करने से वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही है ना। तो याद रखिएगा कि अगर ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करना है दैट इज़ अलाउड, एंड ऊपर नीचे कुछ अगर डिवाइड करना है दैट इज़ ऑल्सो अलाउड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू बराबर ही आती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड रूल के ऊपर, बहुत ध्यान से देखिएगा थर्ड रूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, केयरफुली समझिएगा। तीसरा रूल कहता है कि मान लेते हैं कि अगर A/B कोई रेशो था, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब अगर आपने ऊपर कुछ ऐड कर दिया या अगर आपने नीचे कुछ ऐड कर दिया, अगर आपने ऊपर नीचे कुछ ऐड किया, अब ये वैल्यू बराबर नहीं आएगी, अब ये वैल्यू बराबर नहीं आएगी। बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल केस होगा तभी आएगी। कौन सा स्पेशल केस होगा? अगर ये 1:1 होता तो मैं आऊँगा उन सब चीज़ों के ऊपर, बताऊँगा आपको, सारे केस कवर करूँगा। बट याद रखना कि अगर आपने किसी रेशो में ऊपर ऐड किया, कुछ नीचे ऐड किया, ये वैल्यू बराबर तो नहीं आती, है ना। आई होप ये मालूम पड़ा होगा आपको कि अगर कोई रेशो है 2/3, अगर मैं ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी बराबर ही बात है ना। और अगर मान लेते हैं कोई रेशो था लेट्स से 0.5/0.4, अगर मैं ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 5/4 कहने का मतलब है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है दैट इज अलाउड, प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन करते हैं तो वैल्यू कभी बराबर नहीं आती, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमेशा वैल्यू बराबर आएगी। तो एडिशन में क्या रूल होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एडिशन का रूल ये होगा कि ये वैल्यू बराबर तो नहीं आती, तो फिर क्या होता है? तो देयर आर 2 रूल्स। फर्स्ट रूल, अगर A/B की वैल्यू लेस देन 1 है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी 0.9, 0.7, 0.6 ऐसी कुछ वैल्यू है। अगर ये फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलरेडी लेस देन 1 है, मतलब कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगर तुमने कुछ ऐड किया ऊपर, अगर तुमने ऐसे नंबर में ऊपर कुछ ऐड किया और नीचे कुछ ऐड किया, तो नया वाला फ्रैक्शन बड़ा आएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, डोंट वरी। और अगर मान लेते हैं A/B का रेशो ऑलरेडी 1 से बड़ा था, 1.2, 1.3, 1 से ऑलरेडी वैल्यू बड़ी दी हुई है। अगर 1 से वैल्यू बड़ी दी हुई है, अगर आपने ऊपर कुछ ऐड कर दिया और नीचे कुछ ऐड कर दिया, तो ऐसा ऐड करने से वैल्यू छोटी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ध्यान से समझना। फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी है, ऊपर कुछ ऐड किया, नीचे कुछ ऐड किया, तो अब जो नया नंबर आएगा वो छोटा आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और फिर ये इसके पीछे की रीजनिंग भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत कॉमन सेंस है इसके पीछे, बहुत ध्यान से देखिएगा। कि सपोज अगर मान लेते हैं नंबर है 3/4, जो वैल्यू ऑलरेडी 1 से कम है, इसकी वैल्यू 0.75 होती है। अगर मैं ऊपर 2 ऐड कर देता हूँ यानी कि 5 हो गया, और अगर मैं नीचे 2 ऐड करता हूँ यानी कि 6 हो गया, बोला बताइए बड़ा कौन होगा? बड़ा कौन होगा? तो एक्चुअली बड़ा 5/6 होगा। ठीक है, अब ये क्यों बड़ा होगा? ये ऑलरेडी मैंने फ्रैक्शन कंपैरिजन में पढ़ा है। अगर आपने फ्रैक्शन कंपैरिजन नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है फ्रैक्शन कंपैरिजन का, वो फ्रैक्शन कंपैरिजन जरूर देखिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ क्विकली क्या क्या करना होता है। सिंपल एक काम करो, अगर आपको कंपैरिजन करना नहीं आ रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो
तो 6 3 कितना होता है 18 और ये कितना होता है 20। तो बताओ 20 बड़ा है कि 18 बड़ा है? 20, मतलब कि ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। ऐसे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब अगर मान लेता हूँ कि सपोज नंबर जो है ऑलरेडी 1 से बड़ा होता, एग्जाम्पल मान लेते हैं नंबर दिया हुआ है 6/5, रेशो की वैल्यू 6/5 है, आपने ऊपर कुछ ऐड किया, मान लेते हैं 1 ही ऐड किया। अगर ऊपर कुछ ऐड किया और नीचे कुछ ऐड किया, ऐड करने से जो नया फ्रैक्शन आएगा, नया फ्रैक्शन छोटा होगा बच्चों, अगला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन ही बड़ा रहेगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करके। ये कितना हुआ बच्चों? ये हुआ 36 और ये कितना आ रहा है 35। तो बताइए बड़ा कौन हुआ? बड़ा हुआ 36, यानी 6/5 बड़ा था, ऐड करने से नंबर छोटा हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 3 कि अगर आपने ऊपर नीचे कुछ ऐड किया, ऊपर नीचे ऐड करने से रेशो की वैल्यू जो है वो बदल जाती है, इक्वल नहीं आती है। अगर फ्रैक्शन ऑलरेडी 1 से छोटा है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर रेशो की वैल्यू ऑलरेडी 1 से बड़ी थी तो वैल्यू घट जाएगी, नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ, ठीक है। ये रूल अपने को याद रखना है। इसका एप्लीकेशन भी यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली इसके ऊपर बेस्ड आएंगे। एग्जाम्स लाइक GRE जहाँ पे मल्टीपल आंसर्स होते हैं, उनके लिए रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये रूल के बेसिस पे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसमें एक और रूल और भी है, ठीक है, वो और रूल समझ लेते हैं। लेट मी ऐड सम स्लाइड। मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रूल तो समझ में आ गया आपको, फर्स्ट रूल क्या है, ठीक है। सेकेंड रूल भी आ गया, समझ में आया कि मल्टीप्लाई डिवीजन प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट था एडिशन एडिशन है सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन कि अगर ऑलरेडी नंबर 1 से छोटा है, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, नंबर छोटा हो जाएगा, और ऐड करने से क्या होगा, नंबर अब सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो आप जब क्वेश्चन आएंगे तो लिंक करेंगे। हालांकि उतना आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखोगे कि वैल्यू 1 से बड़ी है तो ऐड करने पे क्या होना चाहिए, और वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ऐड करने पे क्या होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पे आता हूँ, फोर्थ रूल पे आता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। फोर्थ रूल ऑन रेशो। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर A/B एक रेशो है जिसकी वैल्यू C/D के बराबर है, और मान लेते हैं ये वैल्यू E/F के बराबर है, और मान लेते हैं ये सारी वैल्यू K के बराबर है। थोड़ा बड़ा लिख दिया, थोड़ा छोटा करता हूँ बिकॉज स्पेस कम बचेगा अदरवाइज। रूल पे आता हूँ, रूल नंबर 4 पे ध्यान से देखिएगा कि अगर A/B अगर C/D के बराबर है, और अगर मान लेते हैं ये E/F के बराबर है, और मान लेते हैं ये वैल्यू K है, ठीक है। तो अगर कुछ रेशोज की वैल्यू अगर K के बराबर थी, तो रूल कहता है कि अगर if A/B is equal to C/D is equal to E/F equal to K, then तो रूल कहता है कि उस कंडीशन पे अगर तुम A प्लस C प्लस E करोगे, यानी कि एंटीसीडेंट ऐड कर दोगे सारे, और अगर आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को यानी कॉन्सिक्वेंट्स ऐड कर देंगे, तो भी ये वैल्यू K ही आएगी, तो भी ये वैल्यू K ही आएगी, ठीक है। ये रेशो कभी चेंज नहीं होगा, वैल्यू सेम ही आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए, लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ, क्या 1/2 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 6/12 ऑल आर इक्वल? यस, ऑल आर इक्वल। तो अगर मैं ऊपर वाले नंबर ऐड करता हूँ, यानी 1 + 5 + 6/2 + 10 + 12, ये वैल्यू भी इसके बराबर ही आएगी। भैया ये वैल्यू तो 0.5 के बराबर है, तो क्या ये वैल्यू भी 0.5 आ रही है? ऐड करो, 6 और 5 11 और 1 12, और नीचे आ रहा है 12 और 10 22 और 24, यानी ये वैल्यू आ रही है 12/24, जो फिर से होती है 1/2, यानी 1/2 कितना हो गया, 0.5। दैट मीन्स अगर आपने इक्वल रेशोज ऐड किए तो वैल्यू इक्वल आती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसी में एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम यहाँ पे। मॉडिफिकेशन ये होगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, मॉडिफिकेशन ये है कि अगर A/B C/D के बराबर है, चलो 2 रेशो ले लेते हैं इस बार, तीसरे की जरूरत नहीं है, तीसरा होगा तो भी चलेगा। अगर A/B C/D के बराबर और ये वैल्यू K है, तो बच्चों अगर मैंने P के A कर दिया, और अगर मैंने Q टाइम्स C कर दिया, और अगर मैंने P टाइम्स ऑफ B कर दिया, और अगर मैंने Q टाइम्स ऑफ C कर दिया, ये वैल्यू भी K ही आएगी, ये वैल्यू भी K ही आएगी,
आप खुद सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा सिंपली इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखिए कि अगर मैं A/B और C/D अगर दो रेशो हैं, ठीक है, अभी हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि अगर हम ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यहाँ लगाता हूँ कि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ P का, तो PA/PB जो होगा, और अगर यहाँ पे मैं Q का मल्टीप्लाई कर दूँ QC/QD के बराबर ही होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। सॉरी, ये D होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे C लिख दिया, इस QD, ठीक है। आई होप मालूम पड़ रहा है आपको इतना। तो अगर मैंने ऊपर कुछ A/B जो होगा वो PA/PB के बराबर ही होगा, बिकॉज आई सिंपली मल्टीप्लाइड बाय P। जितना C/D होगा उतना QC/QD भी होगा, वो आपस में भी बराबर ही होंगे, राइट। अब अगर मैं ये रूल लगा देता हूँ जो मैंने यहाँ पढ़ा था कि इक्वल रेशोज़ को ऐड करने पे इक्वल वैल्यू आती है, तो ऊपर वाले नंबर मैंने अगर ऊपर ऐड किए और अगर नीचे वाले नंबर मैंने नीचे ऐड किए तो वैल्यू क्या ये भी K के बराबर होनी चाहिए, यस, क्योंकि A/B और PA/PB ये भी K के बराबर ही होगा, है ना। C/D और QC/QD ये भी K के बराबर होगा। दैट मीन्स वैल्यू विल बी सेम, वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपको याद रखना है कि अगर इक्वल रेशोज़ हैं, ऊपर ऐड किया नीचे ऐड किया, वैल्यू सेम रहने वाली है। मल्टीपल्स लेके ऐड कर लिया तो भी सेम रहने वाली है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि कभी भी जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो कभी जीरो नहीं आना चाहिए। तो प्रोवाइडेड, यहाँ पे क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड ये है कि B + D + F शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि P टाइम्स ऑफ B एंड Q टाइम्स ऑफ D शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दैट्स द ओनली कंडीशन कि जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी सब चलेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए ना, तो ऐसा नंबर सेट मत करना कि जीरो आ जाए। ऑलराइट, तो ये आपका चौथा रूल था, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना है अपने को कि इक्वल रेशोज़ को ऐड करने से वैल्यू आपको इक्वल मिलती है, एंड अनइक्वल ऐड करते हैं तो अनइक्वल मिलती है। अब उसके ऊपर भी आता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो भी समझ लेते हैं अपन एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो लेट मी ऐड सम मोर स्लाइड, ओके, ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगला रूल क्या है वो समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है अगला वाला भी। जब आप अनइक्वल रेशो को ऐड करोगे तब क्या होगा, तो नेक्स्ट रूल है कि मान लेते हैं कि A/B जो है वो C/D के बराबर नहीं था, A/B C/D के बराबर नहीं था, आपने फिर भी ऐड कर दिया, आपने फिर भी A + C कर दिया और आपने फिर भी B + D कर दिया, तो अब ये वैल्यू बराबर तो किसी के भी नहीं आ सकती है, ऑलरेडी बराबर नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अगर अनइक्वल रेशो को ऐड किया जाए तो जो नया वैल्यू आता है वो इनके बीच में आता है। इनके बीच में आता है मतलब ये कि अगर A/B छोटा था, कि अगर A/B C/D से छोटा है तो ये वैल्यू जो होगी वो ये वाला ऑर्डर फॉलो करेगी, यानी A/B से तो बड़ी होगी, A/B से तो बड़ी होगी लेकिन C/D से छोटी होगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है अगर ये बराबर नहीं थे तो क्या था, तो मान लेते C/D बड़ा था, तो जो नया नंबर आएगा C/D से छोटा और A/B से बड़ा, इनके बीच में लाया करेगा। एंड ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अगर A/B C/D से बड़ा था, तो आपको याद रखना है कि उस टाइम ऑर्डर क्या होगा, कि उस टाइम ऑर्डर ये होगा कि अगर आपने ऊपर वाला ऐड किया और अगर आपने नीचे वाला ऐड किया तो अब ये नंबर A/B से छोटा होगा लेकिन C/D से बड़ा होगा, इनके बीच में होगा, कहने का मतलब ये है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो याद रखना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इक्वल रेशो को ऐड किया इक्वल वैल्यू आती है, अनइक्वल को ऐड किया तो उनके बीच में आती है। मतलब क्या, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको पता है कि 1/2 जो है वो 3/4 के बराबर तो नहीं होता, बट अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, अगर आपने इन दोनों को लेट से ऐड कर दिया तब क्या मिलेगा, तो ऊपर मिलेगा 1 + 3 और नीचे मिलेगा 2 + 4, तो आपको मिल रहा है 4/6 जो कि होता है 2/3। आप खुद चेक कीजिए, 1/2 होता है 0.5, 3/4 होता है 0.75, तो बड़ा कौन है, बड़ा तो वो है। तो आपको जो नया नंबर मिलेगा वो इन दोनों के बीच में मिलेगा, और आप देख सकते हैं 0.5, 2/3 होता है 0.66, है ना, ये मैंने पढ़ाया था स्पीड मैथ्स में आपको 0.666, तो 0.5 से बड़ा 0.6 है लेकिन 0.75 से तो छोटा है ना, तो देख सकते हैं वैल्यू आपको इसके बीच में मिल रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम यूज़ करेंगे जब एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखेंगे।
अब मैं आता हूँ कि वो प्रूफ क्या है कि जो वैल्यू थी यहाँ पे ये वाला, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर हम बात करते हैं लेट्स से एक a बाई बी एक रेशो है, ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि मैंने ऊपर कुछ नंबर ऐड किया a प्लस के, और अगर नीचे भी नंबर मैंने ऐड किया b प्लस के, तो अगर a बाई बी 1 से छोटा है तो ये नंबर आगे बढ़ा क्यों हो रहा है, ये समझते हैं। देखिए लॉजिक इसके पीछे का ये है कि एक्चुअली ये परसेंटेज चेंज है। एक्चुअली क्या है ये परसेंटेज चेंज है, कि मैं परसेंटेज चेंज निकाल रहा हूँ कि ऐसा हो क्या रहा है ये। देखिए अगर a बाई बी लेस देन 1 है, ठीक है, तो a जो होगा वो b से छोटा होगा, है ना। तो जितना मैं ऊपर ऐड कर रहा हूँ वो कितना ऐड कर रहा हूँ, k ऐड कर रहा हूँ, और नीचे कितना ऐड कर रहा हूँ, मैं k ऐड कर रहा हूँ। तो बताइए k एज अ परसेंट ऑफ a, k एज अ परसेंट ऑफ a एंड k एज अ परसेंट ऑफ b, इसमें कौन बड़ा होगा। सोचिए हम निकाल रहे हैं परसेंटेज k का, k कितना परसेंट है वो सोच रहे हैं, k की वैल्यू a का कितना परसेंट है ये सोच रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि k जो है b का कितना परसेंट है। अब क्योंकि a छोटा है तो एग्जाम्पल की बात करता हूँ, लेट्स से 10 और 10 15 का कितना परसेंट है और 20 का कितना परसेंट है। तो जब नीचे नंबर छोटा होगा तो परसेंटेज बड़ा होगा ना। तो बताइए a और b में छोटा कौन है। जब नीचे ना देखो दोनों में k है, दोनों में 10 है मान लेते हैं, और एक जगह 15 एक जगह 20 है, तो देखिए k एज अ परसेंट ऑफ a एंड k एज अ परसेंट ऑफ b, इन दोनों की अगर बात करता हूँ तो इन दोनों के अंदर बड़ा कौन होगा। इनइक्वालिटी के रूल से भी कर सकता हूँ मैं, पर नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ नंबर लेके। तो जब नंबर छोटा होगा तो ये परसेंटेज की वैल्यू हायर आएगी। अब बताइए a और b में छोटा कौन, a, यानी ये वाला परसेंटेज ज़्यादा है, ऊपर वाला परसेंटेज चेंज ज़्यादा होगा। जब ऊपर वाला परसेंटेज चेंज ज़्यादा होगा मतलब अगर a बाई बी एक फ्रैक्शन है, ऊपर वाला जब परसेंटेज चेंज ज़्यादा होगा तो फ्रैक्शन में मैंने पढ़ाया था फ्रैक्शन कंपैरिजन में कि जो अगर यहाँ पे x% का इंक्रीमेंट है और यहाँ पे अगर y% का इंक्रीमेंट है, अगर ऊपर वाला परसेंटेज चेंज नीचे वाले परसेंटेज से बड़ा है तो नया नंबर बड़ा आता है, और अगर नीचे वाला नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ रहा है, तो नंबर छोटा आता है। ये मैंने फ्रैक्शन में पढ़ाया था, आपको रेशो कंपैरिजन में पढ़ाया था, फ्रैक्शन कंपैरिजन में पढ़ाया था। इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे एडिशन पे लगाया है, वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन पे समझा था, डायरेक्टली परसेंटेज की बात की थी। इस बार हम यहाँ पे एडिशन को लिंक कर रहे हैं, ठीक है। इस लॉजिक के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप एक और चीज़ समझ सकते हो, सपोज मान लेते हैं नंबर लेता हूँ मैं, सपोज एक नंबर है 21 डिवाइड बाय 40। अगर मैं ऊपर लेट्स से 10% बढ़ाता हूँ और अगर मान लेते हैं मैं नीचे 10% बढ़ाता हूँ, दोनों वैल्यू बराबर आएगी, पता है आपको, दोनों वैल्यू बराबर आएगी। 10% कितना हुआ 2.1, तो कितना आ जाएगा 2.1 ऐड करेंगे तो 23.1, और नीचे कितना आएगा 10% 44। आप चेक कीजिए दोनों बराबर ही आएंगे, आप चेक कीजिएगा दोनों की जो वैल्यू आएगी वो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। इसको 10% बढ़ाया, इसको 10% बढ़ाया, बोथ विल बी इक्वल। तो 21 का 10% 2.1 हुआ, आप चेक कर लेना दोनों वैल्यू आपको इक्वल मिल रही होगी। लेकिन अगर मान लेते हैं नंबर दिया हुआ है लेट्स से 20, एक नंबर दिया हुआ है लेट्स से मान लेते हैं 70, अगर मैं ऊपर 20% बढ़ाता हूँ यानी कि 4 यानी 24 कर दिया, और नीचे अगर मैं सिर्फ 10% बढ़ाता हूँ यानी 77 कर दिया, 10% बढ़ाया, तो डेफिनेटली ये नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज का पूरा खेल होता है एक्चुअली, ये उसी हिसाब से रेशो में भी काम करता है। आई होप इतना क्लियर हुआ आपको, राइट। तो ये फंडामेंटल रेशो के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब ये तो आपके हुए बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक रूल्स। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं एक दो, फिर हम आगे बात करेंगे। a/b अगर 4:5 है तो बताइए 4a + 3b 3a + 2b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर a बाई b का वैल्यू, अगर a बाई b का वैल्यू 4/5 है तो पहली कंडीशन a का वैल्यू कितना लेंगे हम 4k लेंगे, और b कितना लेंगे b 5k लेंगे, k लेना जरूरी है। तो हमें जो पूछा हुआ है ये पूछा है कि उस टाइम 4a + 3b अपॉन 3a + 2b का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका k है वो कैंसिल हो जाने वाला है, तो आप k ले या ना लें उससे आपके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है अगर आप k नहीं भी लेते और डायरेक्टली अगर आप a की जगह पे 4 डालते और b की जगह पे 5 डालते तो भी आपको आंसर सही मिलता, सेम मिलता, लेकिन उससे परेशानी ये होती कि अगले क्वेश्चन में गलती कर देते।
तो मैंने फ़िलहाल तो k डाला, तो मुझे मिल रहा है ऊपर 31k और नीचे मुझे मिल रहा है 22k, तो k कट गया है ना, तो आंसर कितना आ गया 31/22। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। के डालना क्यों ज़रूरी है वो समझते हैं, ध्यान से देखिए। के नहीं डालोगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो भी चलेगा इस सवाल के अंदर, यहाँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? यहाँ पे आपका के कैंसिल नहीं होने वाला है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे आपका के कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे के कटना नहीं है, बच जाना है। यहाँ पे x/y का रेशो कितना दिया हुआ है? 6/7 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 6k होगी और y की वैल्यू क्या होगी? 7k होगी। आप डाल दीजिए यहाँ पे। सो 3 × 6k का होल स्क्वायर प्लस 4 × 7k का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 6k और प्लस में आ गया 3 × 7k। आप चेक कर सकते हैं, कट नहीं रहा। 6 का स्क्वायर 36, 36 × 3 108, 108k स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 49 का 4 टाइम 182 है ना, 186 सॉरी 186k स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा 12k प्लस 21k। आप देख सकते हैं ऊपर की टर्म में k स्क्वायर आएगा और नीचे की टर्म में k आएगा। अगर आप इसको ऐड करते हैं 196 प्लस 100 296, 296 प्लस 8 394, राइट, 394 k स्क्वायर और नीचे आपको मिल रहा है 33k। k कटा नहीं है, k रह गया, तो 394k अपॉन 33 इज द आंसर। इट डिपेंड्स ऑन k, दैट्स वाई आंसर नहीं निकलता है। आंसर वी कैन नॉट डिटरमाइन। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक स्क्वायर की टर्म है और नीचे लीनियर टर्म है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऊपर एक स्क्वायर की टर्म है नीचे लीनियर की टर्म है, अगर आप के नहीं पुट करना चाहते हैं तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा आंसर निकलता है कि नहीं निकलता है। ऊपर क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर है और नीचे लीनियर पावर्स है, दैट्स वाई के नहीं कटेगा। पिछली बार क्या था? ऊपर लीनियर नीचे लीनियर, के कट गया। तो अब के डालना ना डालना एक ही बात है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ऐसा बोला जाए तो आप ये रोल लगा सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें। अगर मान लेते हैं ऐसा पूछा होता, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस 3y² अपॉन x × y, क्या अब आंसर आता? यस, अब आता। क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर की टर्म जनरेट हो रही है, नीचे भी स्क्वायर की टर्म जनरेट हो रही है और नीचे मल्टीप्लिकेशन के कारण भी स्क्वायर की टर्म जनरेट होगी है। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल सकता है, आंसर आएगा। यहाँ पे के स्क्वायर ऊपर नीचे से कट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना अगर आपको देख के फीलिंग आ जाता है कि कटने वाला है, तो अगर आप के ना लें, डायरेक्टली x की जगह पे 6 डाल दें और y की जगह पे 7 डाल दें तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको देख के फीलिंग नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे के डालिए। के कट गया तो आंसर आ चुका है, नहीं कटा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन मार्क कीजिएगा, आंसर निकला नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको ये फंडामेंटल मालूम पड़े। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस लूंगा इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, और क्वेश्चन जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़े हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो फिलहाल यहाँ पे वीडियो सेशन खत्म करते हैं। क्वेश्चन ढेर सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फंडामेंटल के ऊपर। स्टे ट्यून्ड, ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।